ठीक है, वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है वहाँ पे? चलिए, एक बार फिर आपका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। एक गैप के बाद हम मिल रहे हैं। कारण क्या था आपको पता है। और देखिए, जीवन रुकने का नाम नहीं है, जीवन चलता रहेगा। क्षति कुछ जीवन में ऐसी होती है जो अपूरणीय होती है, जिसको कोई दूसरा विकल्प कभी फुलफिल नहीं कर सकता। ये लाइफ है और इसको चलना ही होगा। ठीक है, बात करते हैं अब अपने सब्जेक्ट की। मैंने जहाँ से छोड़ा था आपको फिर वहीं से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। और जिस रिदम में हम चल रहे थे, एक अवधारणा आपकी बन रही थी इकोनॉमिक्स को लेकर के या भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर के, उन्हीं अवधारणाओं को और मजबूत करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इस गैप में आपकी क्लासेस चल रही थी और मैं बहुत श्योर हूँ कि बहुत अच्छे से आपने समझा होगा, पढ़ा होगा। पढ़ाई आप अपनी जारी रख रहे होंगे। तो अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो कि मैंने कहाँ छोड़ा था आपको, फिर हम वहीं से जुड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बात मैं कर रहा था आरबीआई की। अगले 5 मिनट में थोड़ा मैं आपको ब्रश अप करूंगा, क्योंकि आप लोग भोले लोग हैं, भूल गए होंगे। ठीक है, क्योंकि जीवन आपका बड़ा व्यस्त है। तो अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें अपने आप को, तो हम बात करें कि हम कहाँ थे, फिर उसके बाद कनेक्ट करके आगे बढ़ लेंगे। क्लियर हुआ? तो मैं बता रहा था आरबीआई, है ना। देखिए, चैप्टर का नाम था मनी एंड बैंकिंग। मैं बता चुका था आपको कि मनी और बैंकिंग होता क्या है। मनी के टाइप्स में बता चुका था आपको। बैंकिंग में हम बात कर रहे थे, बैंकों का इतिहास हमने जान लिया था। और बैंकों के इतिहास जानने के बाद हम आरबीआई की बात कर रहे थे और आरबीआई की फंक्शनिंग की बात हो रही थी और बात मॉनेटरी पॉलिसी या क्रेडिट कंट्रोल की चल रही थी, जो आरबीआई के एक्शन होंगे। याद कीजिए, क्रेडिट कंट्रोल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब इसे क्या कहते हैं, सेलेक्टिव भी कहते हैं। और क्वांटिटेटिव मतलब परिमाणात्मक, और क्वालिटेटिव का मतलब होता है गुणात्मक। अब क्वालिटेटिव भी बता चुका हूं मैं और क्वांटिटेटिव भी बता चुका हूं। अगर आप याद करें, मैं फिर दोहरा रहा हूं, क्वांटिटेटिव के कई इंस्ट्रूमेंट्स थे क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए। क्या इंस्ट्रूमेंट्स थे क्वांटिटेटिव के? एक तो ओपन मार्केट ऑपरेशन था, याद है? Open market operation is operation. It's a kind of process by which the central government of the country sells government's what? Securities in the market for reducing liquidity in the market, for cash generation. याद कीजिए उदाहरण मनोहर का, मोहन का उदाहरण याद कीजिए। और इसमें क्या है कि सरकारी आरबीआई देश की क्या सरकार की ट्रेजरी बिल्स को बेचता था कैश जनरेशन करने के लिए। और क्या करने के लिए बच्चों? और लिक्विडिटी या इन्फ्लेशन डाउन करने के लिए। तो एक ये था। दूसरा मैंने बताया था सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, नकद आरक्षित अनुपात। बैंक अपने एनडीटीएल का वह प्रतिशत जो आरबीआई कहेगा, वो बैंकों को किसके पास जमा करना होगा? आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा। कैसे जमा करना होगा? कैश फॉर्म में जमा करना होगा। और मैंने कहा था, अगर सीआरआर को बढ़ा दिया गया तो तरलता पे क्या असर पड़ेगा? तरलता शब्द अगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं तो मुझे लगता है कि आप उससे क्लियर हैं या उससे समझ पा रहे हैं। तरलता गिर जाएगी। क्यों गिरेगी? ये मैं आपको बता चुका हूं। या कम हो जाएगी। गिरने का मतलब क्या है? कम हो जाएगी। क्लियर हुआ? अच्छा,
फिर बात हो रही थी एसएलआर की, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, तरल वैधानिक अनुपात, अपने टोटल एनडीटीएल। अगर मैं एनडीटीएल कह रहा हूं तो आप तो समझाना नहीं है आपको, क्या बता दूं एक बार फिर, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, एनडीटीएल। और डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज का मतलब क्या हुआ? डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज का मतलब ये हुआ बच्चों कि एक बैंक है, बताया रखा है मैंने, उसमें दो तरह के पैसे जमा होंगे, या तो सेविंग अकाउंट होगा या एफडी होगा। सेविंग अकाउंट में भी उसके साथ दो छोटे छोटे अकाउंट जुड़े रहते हैं, जैसे करंट अकाउंट और एक प्रधानमंत्री जनधन योजना। सेविंग अकाउंट डिमांड अकाउंट माना जाता है, क्योंकि आप जब भी चाहेंगे आपकी सेविंग अकाउंट से पैसा आप निकाल सकते हैं। कैसे? आप एटीएम से जाते हैं और एटीएम अपना कार्ड डाले, आपके पास में पैसा होगा। आप देखते होंगे एटीएम जब करते होंगे तो पूछता होगा बैंकिंग, फिर उधर पूछेगा क्या, विड्रॉल, फिर आता है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। देखा आपने एटीएम में? वही सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट के जब आप क्लिक करते हो तो यानी आप उसको डिमांड लाइबिलिटी कहते हैं। अब ये तो नहीं बताना लाइबिलिटी और एसेट्स। एसेट्स का मतलब क्या है, यानी लाइबिलिटी एसेट्स का मतलब क्या है कि यानी आप अगर पैसा बैंक को दिए तो वो पैसा बैंक की लाइबिलिटी हो गई, लेकिन अगर आपने ले लिया तो वो आपकी लाइबिलिटी हो जाएगी, बैंक का एसेट हो जाएगा। आज मैं अभी बताऊंगा एनपीए क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। हौच पौच तो नहीं हो रहा? देखिए, मैं एनडीटीएल आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी बता रहा हूं। दो तरह का होता है, एक तो डिमांड लाइबिलिटी, पैसा डिमांड पे वो सेविंग अकाउंट होता है, और दूसरा होता है टाइम लाइबिलिटी, यानी एफडी या आरडी, यानी रिकरिंग डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट। आप एफडी का पैसा क्या जब चाहें अपने एटीएम में या फिर उससे निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसकी टाइम क्या है, फिक्स है। जब वो टाइम पूरा हो जाएगा तभी वो पैसा आप क्या कर पाओगे, निकाल पाओगे। क्लियर हुई बात? अब क्या है, एसएलआर हो गया था, फिर बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और एमएसएफ यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे किसके? क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल के। क्लियर हो गया बात? आगे बात हो रही थी, हमने क्या था, क्वालिटेटिव के, और क्वालिटेटिव के तीन इंपॉर्टेंट टूल्स थे। वो क्या था? पहला था क्रेडिट राशनिंग, यानी साख की राशनिंग। दूसरा था क्या, मोरल सुशन, यानी नैतिक प्रभाव। और तीसरा था क्या, डायरेक्ट एक्शन, यानी सीधी कार्रवाई या प्रत्यक्ष कार्रवाई। ये तरीके थे क्रेडिट कंट्रोल के। यहां तक हमने सीख लिया। अब आज जानते हैं कि आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं, आज की क्लास में हम क्या जानने वाले हैं। जहां मैं लिखा हुआ है मैंने, आज की क्लास में हम क्या बात करेंगे। एक तो हम बात करेंगे एनपीए के बारे में, ये सुना जरूर होगा आपने, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हिंदी इसकी होती है गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियां। आई रिपीट, गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियां। क्या होती है एनपीए? एनपीए की प्रॉब्लम क्यों है इंडिया में आज, उसका समस्या कहां से हो रहा है, किस तरह की ऐसी चीजें हो रही हैं, और कोविड में या कोविड के काल में एनपीए पे क्या असर पड़ रहा है, इसको भी हम देखेंगे। इस तरह से हम करंट को लेकर के अपडेट हो जाएंगे। क्लियर हुई बात? फिर सीएआर, कार, अब ये चलाने वाले कार नहीं, सीएआर मतलब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ये भी मैं बताऊंगा क्या है सीएआर, और यहीं से बात चलेगी बेसल की, बेसल नॉर्म्स की, बेसल मानक की। इसके बारे में हम बात करेंगे। और यही मैं बात करूंगा कि जब सरकार ने 1,76,000 करोड़ रुपए आरबीआई से ले लिया तो क्यों बेसल नॉर्म्स का हवाला दिया जा रहा था, क्यों सीएआर का हवाला दिया जा रहा था, ये मैं आपसे बात करूंगा। और इसी के आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष। इंद्रधनुष क्या था, मिशन इंद्रधनुष क्या था बच्चे? एक योजना आई थी 2015 में बैंकिंग सेक्टर्स में रिफॉर्म्स के लिए, ठीक है, उसको हम जानेंगे। फिर एक बैंकिंग लोकपाल,
अगर आपने कल का टेस्ट दिया होगा या जो भी आपका टेस्ट आया था उसमें आप देखेंगे क्वेश्चंस आए थे बैंकिंग लोकपाल से, तो इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। और आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में बात करेंगे, कोऑपरेटिव बैंक के बारे में बात करेंगे, सिडबी के बारे में बात करेंगे, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और नाबार्ड के बारे में बात करेंगे। फिर एक्सिम बैंक के बारे में बात होगा और नेशनल हाउस बैंकिंग के बारे में बात होगी, लीड बैंक के बारे में बात होगा और टाइप्स ऑफ मनी, लिक्विडिटी के आधार पे कितने प्रकार के मुद्रा हैं वो भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। फिर इसके बाद से दो टॉपिक मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। एक तो इकोनॉमिक सर्वे जो आया था लास्ट ईयर का, यानी अभी इसी साल का माना जाएगा, वो 2019-20 का जो इकोनॉमिक सर्वे आया, आर्थिक सर्वेक्षण आया है, उसमें नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण का गोल्डन जुबली ईयर मनाया गया है 2019 को। 1969 में हुआ था, याद है ना आपको। तो नेशनलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे और फिर क्या लाभ है उसके, क्या अभी तक की सिचुएशन आई नेशनलाइजेशन के बारे में, उसको जानने की कोशिश करेंगे। और फिर हम बात करेंगे किसकी, स्लो डाउन की। स्लो डाउन इकोनॉमी और कोविड-19 का भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ा, स्पेशली इकोनॉमी के ऊपर, यानी बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड जो इकोनॉमिक सिचुएशंस हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो मुझे लगता है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुई बात। तो आज के क्लास का थोड़ा ओवरव्यू पता चला, तो चलें इस पे शुरू करें। तो देखिए, बात करते हैं एनपीए की। क्या है एनपीए? यानी नॉन, लिखते चलें आप, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियां। एसेट्स, कैसा एसेट? जो परफॉर्म ना कर रहा हो। क्लियर। अब देखो एनपीए के बारे में बड़ी बात की गई, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं क्यों इतना टफ में जाना, एनपीए का मतलब क्या होता है। क्लियर। तो एनपीए समझना है तो एक आपको फिगर समझना पड़ेगा। जैसे ये मान लो बैंक है, ये कौन है? बुधई। कौन है? बुधई, या बुधई कह लो, आप ये के कस्टमर है बैंक का। तो बैंक और बुधई में क्या रिलेशन होगा भाई बताओ? दो रिलेशन होगा, यानी दो आप बना दीजिए। तीर देखिए निशान किधर है, ये एक तीर का निशान इधर आ रहा है, एक तीर का इधर आ रहा है। यानी अगर बुधई इधर पैसा जमा करेगा सेविंग, और इधर अगर बुधई जब बैंक से पैसा लेगा तो क्या कहलाएगा वो? उधार। क्लियर। अगर बुधई बैंक के पास जमा करता है पैसा तो जब चाहेगा बुधई बैंक से अपना पैसा ले सकता है, यानी जब भी बैंक से मांगेगा बैंक को देना पड़ेगा। यानी ये पैसा जो बैंक के पास जा रहा है वो बैंक की लायबिलिटी होगी और बुधई की क्या होगी? एसेट्स होगी। क्लियर। लेकिन अगर खुदा न खास्ता बुधई उधार ले लिया, अब जब ये साहब उधार ले लेंगे तो अब ये पैसा जो इनके पास आया, अब वो बुधई की क्या होगी? लायबिलिटी होगी। क्लियर। और बैंक की क्या होगी? एसेट्स होगी। देखिए यहां पे, अब जब बुधई जब मन कर रहा है मांग ले रहा है, लायबिलिटी है तो बैंक को देना पड़ेगा। लेकिन
बैंक का तो बुधई को दिया गया पैसा एसेट हो जाएगा, लेकिन बैंक जब मांगेगा क्या पैसा बुधई से, तो बुधई की तो वो लायबिलिटी है और बुधई को देना चाहिए। क्लियर? और जैसे ही बुधई देने से मना करता है तो ये उसका क्या बन जाता है? एनपीए बन जाता है। मुझे लग रहा है आप थोड़ा समझ में आ रहा होगा। एनपीए का मतलब क्या है? बैंक द्वारा बुधई को पैसा दिया जाना, यानी बुधई द्वारा बैंक से पैसा उधार लेना लेकिन समय पे ना लौटाना। तो बैंक का वह पैसा, एसेट क्यों इस्तेमाल किया समझ पाए? क्योंकि बैंक का वो एसेट होगा। बैंक का वह पैसा क्या कहलाता है? एनपीए कहलाता है। अब शब्द ये है नॉन परफॉर्मिंग क्यों लगा हुआ है? नॉन परफॉर्मिंग का मतलब क्या है? यह पैसा परफॉर्म नहीं कर रहा है। पैसा परफॉर्म करने का मतलब क्या? पैसा डांस करेगा क्या? नहीं, पैसा जाए, यानी उधार किसी को दे रहा बैंक, तो वो पैसा जाए और उसका परफॉर्मेंस क्या होगा? अपने साथ ब्याज लेके आए, और वो ब्याज अगर नहीं लेके आ रहा है इसका मतलब परफॉर्म नहीं होगा। एनपीए का एकदम आसान भाषा में बताऊं क्या मतलब होता है? एनपीए का एकदम आसान भाषा में मतलब क्या है? उधार का वापस ना आना, बस। क्लियर? आपसे ही कोई दे दिया है और आपको लौटा नहीं रहा है तो बना दिया एनपीए। आपने क्या ब्याज के लालच में किसी को उधार दिया, तो ब्याज तो ब्याज, मूलधन भी वापस नहीं आ रहा है। मुझे लगता है एनपीए आपको समझ में आ गया होगा। और मैंने यहां यह भी क्लियर किया कि एसेट क्यों कहा गया है, नॉन परफॉर्मिंग क्यों कहा गया। एसेट इसलिए होगा क्योंकि मैंने कहा था लायबिलिटी और एसेट्स के फार्मूले में, जब आप पैसा दोगे बैंक को तो वो बैंक की लायबिलिटी होगी, लेकिन अगर आप पैसा बैंक से ले लोगे तो वो बैंक का क्या होगा? एसेट होगा। क्लियर हुआ? एनपीए का मतलब क्या होता है ये समझ में आया आपको? ठीक है। अब देखिए क्या है, थोड़ा उसमें टेक्निकल परिभाषा है। क्या कि अगर ये है बैंक, कौन है ये? बुधई, ये अपने हिसाब से नाम रख लीजिए, रामदीन, कोई भी हो। अगर ये एरो क्या दिखा रहा है? पैसा यहां गया, उधार लिया। अगर 90 दिन तक, 90 डेज तक जो उधार गया है ना तो उसका इंटरेस्ट और ना ही 90 मतलब 3 मंथ या 3 ईएमआई कह सकते हो, 3 इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, ना तो ब्याज आया और ना ही क्या आया? मूलधन आया, यानी प्रिंसिपल अमाउंट आया। जो पैसा दिया था तो वो क्या कहलाएगा? एनपीए। क्लियर हुआ? एनपीए की परिभाषा क्या होती है? अगर किसी भी उधार के ब्याज भुगतान में नाइन्टी डेज का, कितने दिनों का? 90 दिन, यानी 3 महीने लगातार 3 इंस्टॉलमेंट अगर नहीं दिया जाता है तो वो बैंक किस में कर देगा? किस कैटेगरी में? यानी 3 महीने तक अगर ब्याज नहीं आया तो एनपीए माना जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स माना जाता है। ठीक है। अब क्या इसके पार्ट हैं, तरीके हैं, क्या कैटेगराइज किया गया है? एक होता है यानी टाइप्स ऑफ एनपीए। पहला सब स्टैंडर्ड एसेट्स, सब स्टैंडर्ड एसेट्स यानी
सब परिसंपत्तियां। कहीं कहीं से घटिया परिसंपत्तियां कहते हैं, लेकिन ये वर्ड एक है अवमानक, कहीं कहीं एक शब्द यूज हुआ हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में भी इसको हिंदी में भी आप इसे सब स्टैंडर्ड माने। बहुत आसान है। सब स्टैंडर्ड क्या है? अगर ये एनपीए, पहला तो पैरामीटर कितना है? 90 डेज का पहला है, फर्स्ट पैरामीटर। अगर 90 डेज नहीं आए तो क्या हो जाएगा? ये एनपीए हो जाएगा। लेकिन अगर यही प्रोसेस 2 इयर्स तक, 2 वर्षों तक चलता रहे, 2 वर्षों तक चलता रहे, यानी वापस ना आए, यानी वापस ना आए, 2 इयर्स तक वापस ना आए, तो इसे क्या कहेंगे? सब स्टैंडर्ड। क्लियर हुआ? यानी अगर कोई ब्याज 2 इयर्स तक ना आए तो उसे क्या कहेंगे? सब स्टैंडर्ड एनपीए। ठीक है। दूसरा, सब टाइम पीरियड का कमाल है। पैसा रुका हुआ, आ नहीं रहा है, 90 दिन तक नहीं आया तो एनपीए बन गया, 2 वर्ष तक वो चल गया तो सब स्टैंडर्ड बन गया। दूसरा क्या है? डाउटफुल एसेट्स। डाउटफुल एसेट्स यानी संदेहास्पद, संदेहात्मक, नॉट संदेहास्पद, संदेहात्मक परिसंपत्तियां, डाउटफुल एसेट्स। अब ये क्या है कि ऐसे एसेट्स 2 वर्ष तक, 2 वर्षों तक एनपीए तो बने हैं, 2 वर्षों तक एनपीए तो बने हैं, लेकिन इनके वापसी की संभावनाएं बनी हुई हैं। इनके वापसी की संभावनाएं क्या हैं? लगातार बनी हुई हैं। इन्हें डाउटफुल एसेट्स कहते हैं। अगर आप एग्जाम्पल की बात करेंगे कि कैसे एसेट्स को डाउटफुल एसेट्स करेंगे, तो यानी इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, लोन गिवन टू सिक इंडस्ट्रीज। लोन गिवन टू सिक इंडस्ट्रीज मतलब लोन गिवन टू सिक इंडस्ट्रीज का मतलब यानी बीमार कंपनियों को दिया जाने वाला ऋण, बीमार कंपनियों को दिया जाने वाला ऋण, लोन गिवन टू सिक इंडस्ट्रीज। अब सवाल यह है, सिक इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं? क्या जिनको बुखार हो जाता है वो? क्या नहीं। सिक इंडस्ट्रीज का मतलब ये हो गया ऐसी इंडस्ट्रीज, ऐसी कंपनियां जो क्या लगातार घाटे में चल रही हैं और प्रॉफिट नहीं होता, तो उन कंपनियों को बीमार कंपनियां कहते हैं। आपको याद होगा एक कंपनी हुआ करती थी HMT की। आपके घर में पिताजी या दादाजी आपके इसकी घड़ियां पहना करते थे, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। अब संभवतः HMT की घड़ियां बंद हो गई। एक स्कूटर आता था LML बसपा। एक लैंडलाइन फोन की कंपनी बीटेल हुआ करती थी, अगर आपको याद हो तो। ये सब कंपनियां क्या हो गई? बंद हो गई, क्योंकि ये लगातार घाटे में जाने लगी। HMT में क्या है, घाटे में क्यों जाने लगी? क्योंकि इनकी उपयोगिता क्या हो गई?
खत्म सी हो गई। जैसे मैं अगर लैंडलाइन वाली कंपनी की बात करूं तो लैंडलाइन वाली जो कंपनी थी, अब मोबाइल फोन आ गए तो लैंडलाइन कंपनियां फोन बहुत कम बनने शुरू हो गए। मैं HMT की वाले की बात करूं तो उसमें चाबी वाली घड़ी चलती थी, वो इरिलेवेंट हो गया। तो ये कंपनियां क्या हो जाती हैं, सिक इंडस्ट्रीज कहलाती हैं। अब इन सिक इंडस्ट्रीज ने अगर लोन लिया हुआ है तो सरकार क्या करती है, आगे आती है, सिक इंडस्ट्रीज का हाथ पकड़ती है, या उन्हें किसी दूसरे कंपनी के साथ मर्ज करती है, या फिर उनके एम्प्लॉयज को कहीं और कंपनसेट करती है, या उन्हें और कहीं जॉब देती है। और ऐसे में अगर वो बीमार कंपनियां लोन ली हुई होती हैं तो सरकार उनके लोन को भी रीपे करती है। तो ऐसा NPA तो अभी देने की हालत में तो कंपनी का मालिक नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट अगर उसमें क्या करेगा, अप्रोच करेगा, तो वो पैसा वापस आने के चांसेस रहते हैं। इसलिए इसे क्या डाउटफुल एसेट्स कहते हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ें। तीसरा प्रकार है लॉस्ट एसेट्स। लॉस्ट एसेट्स यानी हानि वाली परिसंपत्तियां। लॉस्ट एसेट्स क्या होती हैं बच्चों, नाम से आपको समझ में आ गया होगा, यानी ऐसे NPA जिसके वापस आने की संभावनाएं 0 हो, नो रिकवरी, यानी वापस आने की संभावनाएं क्या हो, 0, शून्य हो, तो उन्हें क्या कहेंगे, लॉस्ट एसेट्स, निष्पादनकारी NPA। क्लियर, यानी वो वापस नहीं आ सकती हैं, उन्हें लॉस्ट एसेट्स कहते हैं। क्लियर। अब देखिए NPA की समस्या बहुत बड़ी है, और क्या है NPA का प्रॉब्लम कैसे होता है इसको समझिए थोड़ा सा। और NPA का प्रॉब्लम जब हो जाता है तो दिक्कत कहां होती है। पहली चीज तो कुछ फैक्ट लिख लीजिए आप। फैक्ट क्या लिखना है, फैक्ट ये लिखना है कि भारत में मैक्सिमम NPA, मैक्सिमम NPA SBI का है। किसका है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये कितना है इसका, ये टोटल उधारी का 11.6% के आसपास है। यानी अगर 100 रुपए SBI उधार दिया है, उसमें लगभग 12 रुपए उसके क्या हैं, NPA के रूप में। ठीक है, और अगर सारे बैंकों की हम बात करें, ठीक है, अगर सभी बैंकों की हम बात कर लें तो ये देखिए डेटा आ रहा है मार्च 2018 कि जो कॉमर्शियल बैंक्स थे, यानी गवर्नमेंट बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स, जो भी सरकारी बैंक थे, उनका 10.3 ट्रिलियन रुपीस NPA था। यानी टोटल ऋण का कितना, 11.2%। 11.2%। क्लियर हुआ। और अगर सरकारी बैंकों की बात करें तो ये डेटा आता है 14.6
14.6%। कितना? 14.6%। ये आप किसी क्वेश्चन लिखते समय अगर हो सकता हो मेंस में ही आपसे पूछ ले कि एनपीए की प्रॉब्लम क्या है या एनपीए क्या होता है, एनपीए की प्रॉब्लम क्या होती है, उससे कैसे दूर किया जा सकता है, इसको समझने की कोशिश में आप इन आंकड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? तो अभी तक एनपीए समझ में आ गया आपको? एनपीए के टाइप समझ में आ गए आपको? आ गया ना? पहला क्या था, याद करिए। पहला था सब स्टैंडर्ड एसेट्स। ठीक, कितना था? वो 2 इयर्स तक हो जाता है। दूसरा कौन सा था? डाउटफुल एसेट्स, यानी 2 इयर्स तक तो है, वो सब स्टैंडर्ड तो है, लेकिन उसके रिकवरी के चांसेस हैं। और तीसरा क्या था? लॉस्ट एसेट्स। मैं थोड़ा डेटा दे रहा था आपको, क्या कि अगर सबसे ज्यादा एनपीए किसका है? एसबीआई का है। अगर मार्च 2018 के डेटा की बात करें तो ये टोटल, अगर सभी कॉमर्शियल बैंक्स के एनपीए की बात करेंगे आप, तो 10.3 ट्रिलियन रुपीस, और अगर परसेंटेज में करेंगे आप तो 11.2% ऑफ टोटल जो ऋण दिया गया, उधारी दी गई उसका। और अगर सरकारी बैंकों की बात करें तो ये बढ़ के डेटा कहाँ चला जाता है? 14.6% के आसपास चला जाता है। ठीक है? और अगर बात करेंगे आप क्या मार्च 2020 की, कब की? मार्च 2020 की, तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स यानी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने कहा कि इस कोविड काल में या इस फाइनेंशियल ईयर में 2019-20 में बैंकों का एनपीए कितना हो गया? 50,000 करोड़ रुपए बढ़ गए हैं एनपीए। किसके? सरकारी बैंकों के, इस एक साल में। अब सवाल ये है कि कोविड काल में एनपीए पे क्या असर पड़ेगा? मुझे बताइए, आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि इस लॉकडाउन के पीरियड में या कोरोना संक्रमण काल के पीरियड में बैंकों का एनपीए ए बढ़ेगा, बी घटेगा, सी कोई असर नहीं पड़ेगा, या एक ऑप्शन और दूं आपको, डी हमें नहीं पता। बोलिए, क्या मारेंगे ऑप्शन? डी? नहीं, डी नहीं मारना है। ठीक है, आप दिमाग लगाइए अपना। मुझे लगता है बहुत आसान है। अगर अभी तक आपने एनपीए समझा होगा तो इसका असर क्या होगा? लॉकडाउन में बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा आप बताइए? इस समय लोग अपने जरूरत की चीजें, आपने देखा होगा जिसके यहाँ भी क्रेडिट कार्ड होगा या ब्याज देना होगा, वो सरकार ने मना, आरबीआई ने मना कर दिया था अगस्त तक कि आपको देने की जरूरत नहीं है, क्रेडिट कार्ड के बिल को देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोविड के असर के कारण अभी लोगों के पास अपने जेब खर्च या मूलभूत आवश्यकताओं के लिए पैसे रखने हैं। क्या वो उधार पे कर देंगे? नहीं करेंगे ना। पहली प्राथमिकता क्या है? जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी जरूरतें हैं पहली प्राथमिकता। इसलिए कोविड के दौर में एनपीए बहुत तेजी से बैंकों का बढ़ा है। क्लियर? अब एनपीए क्यों बढ़ता जा रहा है, इस चीज को थोड़ा समझिए। ठीक है, कैसे बढ़ता जा रहा है एनपीए, इसको समझिए। एक होता है बैंकों का ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या होता है, इसको समझिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए बैंक है, ठीक है, इस बैंक ने किसी एक व्यापारी को उधार दिया और इस व्यापारी ने छोटे छोटे लोगों को इन्वेस्ट किया
यहां भी निवेश किया, यहां भी निवेश किया, यहां भी निवेश किया, यहां भी निवेश किया। क्लियर? आसान है, सभी जगह पैसा लगाया, लेकिन उत्पादन अभी ठप है, तो यहां से पैसा इसके पास नहीं रिटर्न हो रहा है। रिटर्न नहीं, क्यों? क्योंकि उत्पादन रुक गया है। कैसे? लॉक डाउन के कारण। ठीक है, जब उत्पादन रुक गया है तो इसके पास जब पैसा रिटर्न नहीं आएगा तो इसके पास भी पैसा रिटर्न नहीं आएगा। भाई वो पाएगा तभी तो देगा, और इसलिए एनपीए ये बनेगा, और ये भी इसका एनपीए बनेगा। नहीं बनेगा। इससे तो भाई निवेश कर रहा है, तो कोई छोटा व्यापारी इससे पैसा ले रहा है ना, ये भी रिपोर्ट नहीं कर रहा है। ये भी, इसका भी जो बैलेंस है, यानी इसका जो खाता है, ये भी क्या दिखा रहा है? नकारात्मक दिखा रहा है। भाई पैसा वापस आ ही नहीं रहा है, तो ये पैसा देगा नहीं। यही कहलाता है ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। क्लियर हो गया? यानी ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, जैसे एनपीए बढ़ने का बहुत बड़ा रीजन क्या है? ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। मुझे लगता है ट्विन बैलेंस शीट समझ पाए। ठीक है, यानी किसी एक को दिया गया, वो अगले को दे रहा है, ना वहां से आ रहा है ना यहां आ रहा है, ये प्रॉपर एनपीए बनता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्लियर हुआ? दूसरी चीज क्या हो गई? दिक्कत क्या आ रही है? दूसरी दिक्कत ये आ रही है, आपने केसीसी का नाम सुना होगा, किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड में क्या है? भारत में डेमोक्रेसी है। किसान क्रेडिट कार्ड का मतलब, अभी जब एग्रीकल्चर पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा, फिलहाल समझ लो, किसानों को बहुत आसान किस्तों पर बैंकों के द्वारा लोन दिया जाना। किस लिए? एग्रीकल्चर वर्क के लिए ये अपने इंस्ट्रूमेंट्स को खरीद सके, खाद बीज या किसी और चीज को खरीद सके। ये है केसीसी। जैसे मान लो ये है बुधई किसान, ये है बैंक, बैंक इसे देता है लोन, आसान लोन। किस तहत? केसीसी के तहत आसान लोन देता है बैंक इसको, इजी लोन। ठीक है, किस लिए? वाई? टू प्रोवाइड क्या? टू बाई इंस्ट्रूमेंट्स या कृषि उपकरण, खाद बीज, इसके लिए। क्लियर हुआ? केसीसी के तहत, किसान क्रेडिट कार्ड के तहत बहुत आसान लोन देता है। कौन? बैंक देता है। क्लियर? अब ये किसान क्या करता है? होता क्या है, किसान कर्ज ले लिया, अब बैंक इसे लोन देता है, तो क्या हो रहा है? इस बैंक को पता है ये किसान लोन दे नहीं पाएगा, इसलिए बैंक को रिम्बर्स करता एक संस्था है नाबार्ड। अभी मैं बताऊंगा। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड में दो लोग अपना पैसा लगाए हैं, एक तो आरबीआई और दूसरा गवर्नमेंट। इन दोनों लोगों का पैसा यहां लगा हुआ है। ठीक है, अब क्या हुआ? बैंक से नाबार्ड कहता है कि भाई बुधई को लोन तुम्हें देना ही देना है, और जो लोन दे रहे हो, ठीक है, उस लोन का कागज लेके आना हमारे पास, और हम तुम्हें क्या कर देंगे? रिम्बर्स कर देंगे, पुनर्वित्त कर देंगे। अब देखो क्या होता है। बुधई मान लो यहां से, इस बैंक से 1 लाख रुपया लोन लेता है,
4% की ब्याज दर पर, मान लिया केसीसी के तहत सस्ता लोन। अब इसे लौटाना है विद इंटरेस्ट 1,04,000 रुपए, मान लिया। लेकिन ये 1,00,000 का कागज बैंक क्या करता है, इससे पहले दे देता है। यानी यहां नाबार्ड बैंक को 1,00,000 रुपया दे देता है। अब बुधई अगर लेके जाता है 1,04,000 रुपया इस बैंक के पास अपना उधार जमा करने के लिए, तो ये इंटरेस्ट ये बैंक अपने पास रख लेता है, क्योंकि 1,00,000 पहले ये पा चुका है। 1,00,000 रुपया नाबार्ड को भेज देता है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? क्लियर हो रही बात? मैं फिर से समझा रहा हूं। एनपीए का प्रॉब्लम क्यों बढ़ता जा रहा है, बैंक इससे सरकार को कहां समस्या आ रही है, वो मैं बताना चाह रहा हूं आपको। इसको समझने के लिए अपना ध्यान फिर से केंद्रित कीजिए। 4 पात्र हैं मैंने कहा। एक गवर्नमेंट की स्कीम है केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड, जिसके तहत सरकार ये चाहती है आसान किस्तों पे बुधई को लोन मिल जाए। बुधई सीधे सरकार से लोन लेने जाएगा नहीं, वो तो अपने नजदीकी बैंक को जाएगा। बैंक को जैसे जाता है तो बैंक मना कर देता, क्योंकि बैंक को पता ही हमारा बनाएगा एनपीए, क्योंकि बुधई पैसा आसानी से जमा कर नहीं पाएगा, क्योंकि किसान है ये। और देखिए एनपीए की प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं तो इतिहास में भी मौर्य काल में ये बात चाणक्य जान चुका था। वो कैसे जान चुका था, मैं थोड़ी देर रुकिए अभी बताता हूं। यानी आपको जानकर यह आश्चर्य होगा, मौर्य काल में चाणक्य ने एनपीए के कॉन्सेप्ट को बता दिया था। इसीलिए चाणक्य को दुनिया का, विश्व का पहला एमबीए माना जाता है, मैनेजमेंट गुरु माना जाता है। कैसे बताया था मैं तुम्हें बताता हूं। पहले ये समझ लो कि एनपीए की प्रॉब्लम बढ़ने से केवल बैंकों को ही नहीं, सरकारों को भी समस्या होती है। वो कैसे, मैं आपको समझा रहा हूं कैसे। ये पूरी कहानी में 4 पात्र हैं। वो पात्र कौन कौन है समझिए। बैंक, किसान, नाबार्ड और आरबीआई गवर्नमेंट, ये 4 लोग हैं। और मैं बताना चाह रहा था आपसे कि एनपीए की प्रॉब्लम से केवल बैंक ही नहीं, सरकार भी समस्या में आती है। क्लियर? और ये बात मैं आपको नाबार्ड में भी बताऊंगा। फिलहाल अभी यहां एनपीए की बात आई तो इसको समझिए। बैंक ने क्या किया, बुधई ने बैंक को अप्रोच किया, बैंक ने 1,00,000 रुपए 4% के ब्याज के दर पे दे दिया। क्लियर? लेकिन बैंक हिचक रहा था, तो सरकार ने कहा सुनो, मैंने एक संस्था बनाई जिसका नाम है नाबार्ड, तुम बुधई को लोन दो, उस पैसे को हमारे पास नाबार्ड के यहाँ ना तुम्हें रिम्बर्स कर देंगे। 1,00,000 रुपया मान लीजिए बैंक ने बुधई को दिया, और तुरंत बैंक कागज लेके नाबार्ड को पहुंच दिया। नाबार्ड ने 1,00,000 रुपया बैंक को दे दिया। और इस नाबार्ड में पैसा किसने किसने रखा हुआ है? गवर्नमेंट ने और आरबीआई ने। क्लियर? अब इसमें आपका सवाल ये हो सकता है, सर बैंक को क्या फायदा होता है? तो बैंक ने बताया बैंक का फायदा क्या होगा, अगर बुधई लौटाएगा अपना उधार तो जो ब्याज का पैसा बैंक रख लेगा, मूलधन उठा करके फिर नाबार्ड को दे देगा। इसके उद्देश्य क्या थे? इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट नाबार्ड के माध्यम से किसानों का क्या कर लेगी, मदद कर देगी, हेल्प कर देगी। लेकिन बच्चों समस्या कहां आ जाती है, जब चुनाव आते हैं, किसानों के द्वारा अब लोन लेना या लोगों के द्वारा फैशन हो चुका है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी है। जब भी चुनाव आएगा तब तक एक नारा चलना शुरू हो जाता है, किसानों का कर्ज माफ करो, किसानों का कर्ज माफ करो, किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए। आपको याद होगा राहुल गांधी ने क्या कहा था मध्य प्रदेश चुनाव से पहले, उंगली पे गिन के 1 2 3 4 10 दिन जैसे सरकार बनेगी किसानों का सारा कर्ज माफ हो जाएगा। हालांकि वहां अब सरकार रही नहीं। यानी कहने का मतलब यह है कि लोन माफी एक मुद्दा बनता है। जब लोन माफ होना ही है, एक मुद्दा बनता किसान को, तो किसान कर्ज लेकर के उसे वापस नहीं करता। यानी वो शौकिया एनपीए बनाना शुरू कर देता है। उधार लिया केसीसी से, उसे कहीं और खर्च कर दिया, और उसे पता है कभी राज्यों के स्तर पे चुनाव आएगा, कभी केंद्र का चुनाव आएगा और हमारा कर्ज माफ हो जाएगा।
तो यानी जब किसान एनपीए बनाना शुरू करेगा तो बर्डन कहां पड़ेगा, ध्यान दीजिए, बर्डन यहां पड़ेगा नाबार्ड के ऊपर, क्योंकि नाबार्ड तो ऑलरेडी पैसा बैंक को दे चुका है, ये आया नहीं वापस, तो बैंक को तो ब्याज नहीं मिलेगा, उसका दुख तो ये होगा, लेकिन नाबार्ड के खजाने से पैसा चला जाएगा। और नाबार्ड में पैसा किसका लगा है, गवर्नमेंट का लगा है। क्लियर हो रहा है? यानी अगर नाबार्ड की झोली खाली होगी तो सरकार को फिर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये इतना पॉपुलर हो जाने के कारण पूरे भारत में किसान केसीसी द्वारा लिया हुआ लोन वापस कर ही नहीं रहे होते हैं, और इससे क्या है, नाबार्ड के ऊपर अतिरिक्त दबाव और भार बनता गया, और जिसका परिणाम यह हुआ बच्चों, अभी इसी साल 2020 में क्या आरबीआई ने कहा कि नाबार्ड में अब मैं पैसा नहीं लगाऊंगा, या नाबार्ड की अपनी पूरी हिस्सेदारी आरबीआई ने गवर्नमेंट को वापस कर दी, गवर्नमेंट को सौंप दी। गवर्नमेंट इस चीज को समझे, यानी कि गवर्नमेंट ही प्रचार में लाती है इस चीज को, इसलिए पूरा बर्डन इसका एनपीए का कौन झेले, सरकार झेले। मुझे लगता है कि एनपीए की सिचुएशन आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर हुआ? अब एनपीए दूर किया कैसे जा सकता है, तो इसके लिए सरकार ने विभिन्न स्तर पे कमेटियां बनाई हुई हैं जो विभिन्न प्रकार के सुझाव दे रही हैं। बैंकों को गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट किए जाने की ज़रूरत है, संस्थागत स्वायत्तता देने की ज़रूरत है, यानी इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी ये और प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, ताकि इसको और वर्कआउट किया जा सके, और प्रॉपर रिकवरी मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे एनपीए की समस्या का क्या किया जा सके, समाधान किया जा सके। मुझे लगता है आप एनपीए समझ पाए होंगे। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक और पॉइंट था, क्या था वो, कार कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। क्या होता है कार, यानी पूंजी पर्याप्तता अनुपात, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, पूंजी पर्याप्तता अनुपात। क्या होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो? देखिए, इसको समझने के लिए दो बातें। क्या? भारत सरकार ने, या यूं कहूं आरबीआई ने, फाइनेंशियल सेक्टर में सुधार के लिए कुछ चीजें शुरू की। क्या शुरू किया, इसको समझिए थोड़ा सा, और बिल्कुल सिंपल बात में समझना चाहिए। आप एक बात बताइए कि आपके पास 100 रुपए अगर हों, कितने, 100 रुपए, क्या आप ब्याज के लालच में पूरे के पूरे 100 रुपए ही दे दें, यानी उधार दे दें? क्या यह सही कदम होगा? लाभ को ध्यान में रखते हुए आप ये सोच सकते हैं कि हां, यह सही कदम होगा, क्योंकि अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। लेकिन क्या रिस्क कवर करने के लिए अपने कुछ दैनिक खर्चों को चलाने के लिए, अपने फंक्शनिंग कॉस्ट को मेंटेन करने के लिए, अपने टोटल सेविंग्स में से क्या कुछ पैसे
बचा के नहीं रखने चाहिए? आप बताइए, आप खुद सोचिए। आपके पास 100 रुपये अगर हो गया तो 100 का 100 उधार देंगे, हो सकता हो वो एनपीए बन जाए, आए ही ना वापस, फिर क्या होगा? इसलिए एक समझदार अगर कोई बैंकर होगा या बैंक होगा तो कुछ पैसे अपने पास वो रिजर्व में रखेगा, सारे के सारे पैसे उधार नहीं दे देगा इस लालच में, ठीक है, कि उसे ढेर सारा ब्याज मिल जाएगा। कुछ इसी तरीके का या कुछ इसी तरह का थॉट रखता है ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, पूंजी पर्याप्तता अनुपात। ये क्या है इसको समझिए। ये कॉन्सेप्ट शुरू किया गया 1992 में। कब? किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। और ये कहता है, सीएआर कहता है कि बैंक को अपनी जोखिम भारित पूंजी, रिस्क कैपिटल और भारित यानी पूंजी क्या? परिसंपत्ति लिख लो, परिसंपत्ति, अपने रिस्क भारित संपत्ति, रिस्क कैपिटल या रिस्क एसेट्स, और अपनी कुल पूंजी के बीच एक रेशियो बनाकर रखना होगा। ठीक है, इसका टोटल मतलब क्या हुआ? सिंपल मैं आपको बताऊं कि देखो भाई, अभी जैसे मान लो अभी सीएआर की दर कितनी? सीएआर की दर कितनी है? 9% है। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे समझो, बहुत सिंपल तरीके से समझो कि अगर किसी बैंक को आरबीआई कहता है 100 करोड़ उधार देना है तो उसे 9% यानी 9 करोड़ रुपए अपने पास सुरक्षित रखना होगा। ठीक है, यानी अगर 100 करोड़ का ऋण कोई बैंक तभी दे पाएगा जब 9% उसके पास क्या किया होगा? सुरक्षित बचा होगा। आरबीआई ने ऐसा क्यों किया? आरबीआई ने ऐसा इसलिए किया ताकि जो रिस्क कवर चीजें हों वो मेंटेन रहे। ठीक है, और इसी की बात की किसने? बेसल नॉर्म्स की बात होती है। ठीक है, सीआर हमने समझा। अब हम थोड़ा बात करते हैं बेसल नॉर्म्स की। आपने नाम सुना होगा बेसल नॉर्म्स। देखिए बेसल है क्या? बेसल स्विट्जरलैंड का एक शहर है। स्विट्जरलैंड का क्या है? ये शहर है जहां हर साल बैंक्स फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स की वार्षिक बैठक होती है। यानी वार्षिक क्या होती है? बैठक होती है। इस बैठक में क्या होता है? इस बैठक में ये बैंकों में जो दो बातें हैं, एक तो विश्व स्तर के सभी बैंकों को जोखिम प्रबंधन यानी रिस्क
मैनेजमेंट की बात की जाती है, जोखिम प्रबंधन की बात की जाती है, ठीक है, यानी समझाया जाता है। तीसरी चीज क्या होती है? आकस्मिक समस्या। आकस्मिक समस्या की भी बात देखी जाती है, उसको समझाया जाता है कि आकस्मिक लेवल पे बैंकिंग में कोई समस्या आ जाए तो उसके लिए क्या करना होगा। तो क्या करना होगा? देखिए, बैंकिंग व्यवस्था कोलैप्स ना कर जाए, ठीक है, इसके लिए कुछ जरूरी बातें हैं। वो क्या बातें हैं, इसको समझिए। बेशल में हर साल बैठक होती थी। 1999 में बेसल मानक फर्स्ट लाया गया और इसमें कहा गया कि हर बैंक को जो भी उधारी दे रहा है उसका 8% अपने पास रखा जाता है, जिसे CAR कहते हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कहते हैं। ये 8% रखा, यानी हर सेंट्रल बैंक को अपने पास रखना होगा उस देश के, और वह सेंट्रल बैंक विभिन्न बैंकों को यह कहेगा कि भाई देखो, जोखिम से बचने के लिए अपने टोटल उधारी का 8% सिक्योर मनी के रूप में, हमेशा सेविंग के रूप में अपने पास रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए। और क्या, अगर कोई कंटीजेंसी इशू आ गया, आकस्मिक समस्या कोई पैदा होगी, उससे कैसे निपटा जाएगा, इसके लिए करना होगा। क्लियर हुआ? लेकिन क्या हुआ, 2008 में इसे और बढ़ाया गया, क्योंकि 2008-9 में एक मंदी आ गई थी, बहुत बड़ी मंदी आई थी, ठीक है। क्या हुआ था, मैं आपको पहली क्लास पढ़ाते समय बताया था कि अमेरिका का जो फेडरल बैंक था, उस बैंक ने अपनी टोटल पूंजी को क्या कर दिया, रियल एस्टेट में लगा दिया। और जब रियल एस्टेट में लगा दिया और सभी को क्या किया, जो भी उसके पास पैसे मिले थे सबके फ्लैट बनवा दिए और सभी को फ्लैट देने लगा और कहा कि EMI आएगा जिससे हमें प्रॉफिट हो जाएगा। अपने पास सेविंग में वो कुछ नहीं रखा। अब इसका परिणाम क्या हुआ, देश में आ गई मंदी, सबके जाने लगे रोजगार, लोग EMI देना बंद कर दिए, और क्योंकि काम उनके पास नहीं था और अपना जो भी पैसा उस बैंक में जमा किए थे उस पैसे को मांगना शुरू कर दिए। जब पैसे को मांगना शुरू कर दिए तो बैंक ने अपने हाथ खड़े कर दिए। बैंक ने कहा कि आप घर ले लो, हमारे पास रियल एस्टेट पड़ा हुआ है। तो ऐसे में क्या है, वो बैंक कोलैप्स हो गया, अपने हाथ खड़े के लिए बैंक ने दिवालिया घोषित हो गया वो बैंक। तो अमेरिका सरकार को आगे आकर उसे संभालना पड़ा और लोगों के पैसे लौटाने पड़े। इस स्थिति को देखने के बाद से क्या हुआ, 2008 में बेसल सेकेंड नॉर्म्स आया कि भाई बैंकों को अपने तो 9% रखना पड़ेगा सिक्योर मनी में, जो मैंने CAR बताया आपको, ठीक है। और बेसल थर्ड क्या है बच्चे, बेसल थर्ड 2012 में आया और उसमें कहा गया कि अब जो मानक होगा CAR का वो 11.5% आपको रखना पड़ेगा। और RBI ने कहा मार्च 2019 तक सभी बैंकों को क्या, बेसल 3 अपनाना पड़ेगा, बेसल मानक 3 अपनाना पड़ेगा सेविंग के रूप में, ठीक है ना। ये बेसल मानक है और बैंकों ने, भारत बेसल 3 मार्क्स पे चल रहा है या काम कर रहा है, ठीक है। तो ये रहा आपका बेसल मानक, ठीक है। आगे थोड़ा बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थोड़ा सा कुछ और फैक्चुअल चीजें। बैंकिंग लोकपाल, बैंकिंग ओम्बुड्समैन या बैंकिंग लोकपाल, क्या होता है बैंकिंग लोकपाल? देखिए, पहली बात तो इस योजना की शुरुआत 1995 कब RBI ने किया। क्यों किया, वैन का तो जवाब हमें मिल गया।
वाई का जवाब। क्यों किया? अब फर्ज कीजिए कि आपका किसी बैंक के साथ कुछ इश्यू हो जाए, जैसे आपके बैंक से एक मैसेज आ गया कि भाई ऐसा है, कल से ब्रांच मत आना। हमारा आपका कोई रिलेशन नहीं, उस बैंक में आपके 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं। अच्छा लगता है ना जब बैंक में पैसा जमा होता है तो मैसेज आता है देख के। एक मैसेज ऐसा है कि ऐसा है, खबरदार कल से ब्रांच विजिट मत करना, हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं। तो कमजोर हृदय वालों को तो हार्ट अटैक आ जाएगा। मतलब कोई बैंक से किसी कस्टमर को शिकायत हुई, संभाव दिक्कतें हुई या कोई प्रॉब्लम हुआ, वो कहां जाएगा? क्या थाने में जाएगा, कोर्ट में जाएगा, कहां जाएगा? बैंक का भी अपना पक्ष हो सकता है। इसलिए बैंक और कस्टमर के बीच के विवादों को सुलझाने के लिए, उसका निपटारा करने के लिए 1995 में आरबीआई ने हर बैंक के लिए एक बैंकिंग लोकपाल, बैंकिंग ओम्बुड्समैन बनाने की घोषणा की या शुरुआत कर दी। लोकपाल मूवमेंट आपको याद होगा 2013-14 दिल्ली रामलीला मैदान, अन्ना हजारे के द्वारा मूवमेंट किया गया था लोकपाल के लिए। लोकपाल के लिए किस लिए किया गया था? ताकि करप्शन की वो जांच कर सके। हालांकि उस मूवमेंट का परिणाम ये हुआ कि काफी अधिक लोगों को अच्छी अच्छी जगहों पे प्लेसमेंट मिल गया। जैसे अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री बन गए दिल्ली की, और बहुत सारे लोगों को बहुत फायदा हुआ। लेकिन लोकपाल के साथ क्या हुआ आपको हमको सबको पता है। लोकपाल यहाँ शब्द आया तो मैं आपको बता रहा था कि क्या मतलब होता है लोकपाल का। लोकपाल का मतलब होता है जांच करने वाला अधिकारी। तो यानी बैंकिंग ओम्बुड्समैन का क्या मतलब? अगर किसी कस्टमर और बैंक के बीच कोई विवाद होता है तो वो दोनों अपना अपना पक्ष रखने के लिए बैंकिंग लोकपाल के सामने जा सकते हैं। तो क्यों? तो जवाब मिल गया, टू डिसॉल्व या रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन कस्टमर एंड बैंक्स। क्लियर? ठीक है। लेकिन जब दो, मान लो ये बैंक है, ये कस्टमर है, देखो नाम में ही इसके कस्टमर है, कष्ट से मर, और ये बैंक है, ठीक है। बैंक दोनों पक्ष एक साथ जाएंगे बैंकिंग ओम्बुड्समैन में, और ये रिजल्ट दे सकता है, यानी इनकी सम्मान सुन के इन्हें पनिशमेंट दे सकता है, यानी इसे सेमी जुडिशरी राइट्स, यानी अर्ध न्यायिक अधिकार। अर्ध न्यायिक मतलब क्या होता है? यानी न्यायालय जैसा है लेकिन न्यायालय नहीं। मतलब क्या है? इसके फैसले मैंडेटरी या अंतिम नहीं हो सकते हैं। यानी बैंकिंग ओम्बुड्समैन के फैसले, इसके डिसीजंस के खिलाफ फैसले अंतिम नहीं हो सकते या बाध्यकारी नहीं होते, बाध्यकारी नहीं होते, और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है। आपने टेस्ट दिया होगा तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन आया था, और वो आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, कि बैंकिंग लोकपाल से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है, which statement is not true regarding banking ombudsman in India. So the option was C, and what was that? वो ऑप्शन ये था कि इसके फैसले मैंडेटरी होते हैं, बाध्यकारी होते हैं। ये ऑप्शन मतलब कौन सही नहीं है पूछ रहा था,
तो यही ऑप्शन आपका उत्तर होगा। क्लियर हुआ? और सेमी जुडिशरी का मतलब आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो बैंकिंग ओम्बुड्समैन समझ में आया क्वेश्चन आपको? चलिए आगे और बढ़ते हैं। एक था इंद्रधनुष। इंद्रधनुष क्या था ये? पहली चीज तो क्या है, क्या था ये? तो रिफॉर्म, टू रिफॉर्म इन पब्लिक सेक्टर बैंक। इट्स अ स्कीम या योजना। क्या है ये? इंद्रधनुष। कंफ्यूज मत कीजिएगा, एक है मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष क्या है बच्चों? वो है टीकाकरण, वैक्सीनाइजेशन, यानी टीकाकरण के लिए जो 7 बीमारियां हैं बच्चों के लिए, उसके लिए मिशन इंद्रधनुष जरूर आपने पढ़ा होगा करंट अफेयर्स में। लेकिन यह है इंद्रधनुष योजना। क्या है इसका उद्देश्य? यह योजना ऐसी है जो रिफॉर्म के लिए है। ठीक है, किसके लिए है? रिफॉर्म के लिए है। किसमें? पब्लिक सेक्टर बैंक के। किसके रिफॉर्म के लिए है? पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए। और इसमें 7 सूत्रीय कार्यक्रम है। सात सूत्रीय कार्यक्रम है, 7 फार्मूली प्रोग्राम है। और ये कब शुरू किया गया? ये शुरू किया गया आपका अगस्त 2015 को। कब शुरू किया गया? अगस्त 2015 को इसको शुरू किया गया था। अब क्या है इसके 7 पैटर्न, किन किन स्तर पे रिफॉर्म करना है, तो वो मैं लिखता चल रहा हूं, आप मेरे साथ लिखते चलिए। पहली चीज तो क्या है? नियुक्तियां, यानी अपॉइंटमेंट्स। नियुक्तियां, यानी नियुक्तियों के स्तर पे भी काम करने की जरूरत है। कहाँ? सरकारी बैंकों में, पब्लिक सेक्टर बैंकों में। दूसरा है BBB, बैंक बोर्ड ब्यूरो। बैंक बोर्ड ब्यूरो ये एक बोर्ड है जो क्या करता था? बैंक बोर्ड ब्यूरो ये इससे भी रिलेटेड आपके टेस्ट में क्वेश्चन आया था। BBB, बैंक बोर्ड ब्यूरो, इसकी स्थापना कब की गई? इसको थोड़ा होल्ड करते हैं, इसको अभी बताते हैं। पहले ये 7 बता लूं, फिर मैं बताता हूं। ठीक है? दूसरा क्या पॉइंट था? BBB, बैंक बोर्ड ब्यूरो। तीसरा पूंजीकरण, पूंजीकरण, कैपिटलाइजेशन। तीसरा क्या है? पूंजीकरण, कैपिटलाइजेशन। ठीक है। चौथा पॉइंट क्या था? टू रिड्यूस प्रेशर ऑन पब्लिक सेक्टर बैंक्स, यानी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर दबाव कम करना। ठीक है। अगला है सशक्तिकरण, यानी
एम्पावरमेंट। कितने हो गए? 5 हो गए ना। अगला जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। जवाबदेही। और लास्ट है क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार। These are the 7 points on which this mission or this scheme is working all about. And that's why there are 7 formulas. That's why it has been named as a इंद्रधनुष or rainbow. तो इंद्रधनुष 2 हैं, एक तो टीका लगाने से संबंधित भी है, वो मिशन इंद्रधनुष है। और ये कौन है? ये है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सुधार को लेकर के योजना आई है। ठीक है, मैंने आपसे कहा इस पे बात करेंगे। बीबीबी, बैंक बोर्ड ब्यूरो। अगर एक जगह से आप साइड में लिख लो, ये लिख लिया आपने। चलिए इसको हटा देते हैं थोड़ा। और बैंक बोर्ड ब्यूरो, इसके बारे में टेस्ट में आपके क्वेश्चन भी था, तो सीधे प्रीलिम्स का क्वेश्चन क्या है? कब बना? 1 अप्रैल 2016। पीसीएस में क्वेश्चन पूछ सकता है, बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 2016 को एक स्वायत्त, ऑटोनमस, स्वायत्त का मतलब समझते हैं? यानी जो अपने निर्णय ले सके, बहुत दबाव ना किसी के ऊपर हो, अपने निर्णय लेने के लिए जो सक्षम हो। ठीक है, एक स्वायत्त सलाहकार बोर्ड के रूप में इसकी स्थापना की गई। ऑटोनमस बोर्ड, सलाहकार बोर्ड के रूप में इसकी क्या की गई? स्थापना की गई। और क्या हुआ? इसका बेसिक काम क्या है? इन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के, पब्लिक सेक्टर बैंक, अगर मैं पीएसबी लिख रहा हूं तो इसका मतलब समझ रहे हैं? हिंदी इसकी होगी सार्वजनिक क्षेत्र बैंक, पीएसबी, पब्लिक सेक्टर बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के सीएमडी, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, मुख्य प्रबंध निदेशकों की नियुक्ति करना। चलिए, और 6 बोर्ड का सदस्य होते हैं। और इसके अध्यक्ष कौन है इस समय? वर्तमान में इसके अध्यक्ष भानु प्रताप शर्मा। इसके अध्यक्ष हैं भानु प्रताप शर्मा। और इसके पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर विनोद राय। तो यह था क्या? बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में। आपसे सवाल क्या पूछा जा सकता है यहां पे, इसको जानिए। पहली चीज तो आपसे यह पूछी जा सकती है कि बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना कब की गई। दूसरी चीज यह है कि बैंक बोर्ड ब्यूरो किससे संबंधित है या किससे रिलेटेड है। और तीसरी चीज यह है कि बैंक बोर्ड ब्यूरो या मिशन इंद्रधनुष योजना किस चीज के लिए बनाई गई है और अभी
वर्तमान में बैंक बोर्ड ब्यूरो का अध्यक्ष कौन है? ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए 1949 के तहत जो क्या होते हैं, अनुसूचित होते हैं, तहत लिस्टेड होते हैं। चलिए बैंकों का थोड़ा क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं। ठीक है, बैंकों का क्लासिफिकेशन क्या समझना होगा? आरबीआई और इसके नीचे शेड्यूल बैंक। एक और सेक्शन बैंक का हुआ करता था, नॉन शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक वो बैंक होते हैं जो आरबीआई के 1949 की शेड्यूल के अंतर्गत लिस्टेड होते हैं, वहां पे उन्हें शेड्यूल बैंक कहते हैं। क्लियर? नॉन शेड्यूल बैंक वो होता था जो इसके तहत लिस्टेड नहीं होता था। उसका एक उदाहरण हुआ करता था क्या? J&K बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, क्योंकि जम्मू और कश्मीर होता था, क्योंकि अब तो मिला लिया गया है, तो अब ऐसी सिचुएशन नहीं है। तो शेड्यूल बैंक वो बैंक होते हैं जो आरबीआई की शेड्यूल 1949 के तहत उस पर लिस्टेड होते हैं। क्लियर? अब इसके प्रकार समझते हैं, ऐसे बना लीजिए। ठीक है, और देखिए इस चीज को, एक होता है कॉमर्शियल बैंक। इसकी हिंदी होगी वाणिज्यिक बैंक। वो बैंक कौन से वाणिज्यिक बैंक हैं? जो लाभ कमाना चाहते हैं, लाभ कमाने के लिए बने, कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक भी दो तरह के, पब्लिक बैंक और प्राइवेट बैंक। पब्लिक बैंक की हिंदी होगी सार्वजनिक बैंक, और प्राइवेट बैंक की निजी बैंक। सार्वजनिक बैंक और निजी बैंक। ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक का उदाहरण होगा दो तरह इसके, एसबीआई प्लस आईडीबीआई। एसबीआई, आईडीबीआई, और एक अदर होगा अदर नेशनलाइज्ड बैंक, अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक। अब आपके मन में सवाल ये होगा, एसबीआई और आईडीबीआई को अलग मैंने क्यों किया है? वो इसलिए किया है बच्चों, क्योंकि एसबीआई और आईडीबीआई में गवर्नमेंट की 100% हिस्सेदारी है। क्लियर? और प्राइवेट बैंक, दो अदर नेशनलाइज्ड बैंक समझ रहे हैं, नेशनलाइजेशन बताया था मैंने आपको। प्राइवेट बैंक में क्या होगा? इंडियन बैंक और क्या? फॉरेन बैंक। ठीक है, और ये दो तरीके बैंकों के होते हैं। एक तो है रीजनल रूरल बैंक, और एक कोऑपरेटिव बैंक, यानी इसकी हिंदी होगी कोऑपरेटिव, सहकारी बैंक। और इसको क्या कहेंगे? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आरआरबी यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्लियर? अब देखिए क्या है कि मैं फिर दोहरा देता हूं, इस चीज को समझिए। आरबीआई, शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक का सिस्टम अब खत्म हो चुका है। वो बैंक होते हैं जो 1949 के तहत उसके यहाँ लिस्टेड होते हैं। शेड्यूल बैंक की अगर बात करें तो तीन तरह के हो सकते हैं, एक तो कॉमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक।
ठीक है। और फिर कॉमर्शियल बैंक वो बैंक कहलाते हैं जो लाभ कमाने के लिए बनाए जाते हैं। कॉमर्शियल बैंक दो तरह के होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक में क्या है, एसबीआई और आईडीबीआई अलग से, और अदर नेशनलाइज्ड बैंक। नेशनलाइजेशन मैंने बताया था आपको कि जब गवर्नमेंट अपने ओन कर लेती है, अपने अंडर में कर लेती है चीज़ों को लेकर के, उसे पब्लिक सेक्टर बैंक कहते हैं। अब प्राइवेट सेक्टर बैंक दो तरह के, निजी बैंक यानी इंडियन और फॉरेन प्राइवेट बैंक। अगर प्राइवेट बैंक में इंडियन प्राइवेट बैंक की बात की जाए तो भारत में सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक, सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है एचडीएफसी। कौन है? एचडीएफसी, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनीज। एचडीएफसी बैंक सुना होगा आपने, ठीक है। और अगर पब्लिक सेक्टर बैंक की बात की जाए तो एसबीआई सबसे बड़ा बैंक, एसबीआई, ठीक है। एसबीआई सबसे बड़ा बैंक कौन है? एसबीआई। और मैं आपको बताऊं, वर्ल्ड के टॉप 100 बैंकों में इंडिया का केवल एक बैंक आता है। वो कौन है? यानी टॉप 100 वर्ल्ड के बैंक में इंडिया का अगर एक बैंक है, वो कौन है? एसबीआई। कब? 55th रैंक। कैसे? सोर्स क्या है? इकोनॉमिक सर्वे 2019-20। केवल एक बैंक है, 5th बैंक, ठीक है। और कुछ फैक्ट जान लीजिए थोड़ा सा। और क्या फैक्ट हो सकता है? ठीक है। अगर विश्व का सबसे बड़ा बैंक कौन है? आईसीबीसी। क्या? इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, आईसीबीसी, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, आईसीबीसी, ये वर्ल्ड का टॉप बैंक है। और एक और फैक्ट जान लीजिए, क्या भारत में सबसे अधिक मैक्सिमम ब्रांचेज वाला फॉरेन बैंक, मैक्सिमम ब्रांचेज वाला फॉरेन बैंक का है स्टैंडर्ड एंड चार्टर्ड बैंक। स्टैंडर्ड एंड चार्टर्ड बैंक ऑफ लंदन, ठीक है। ठीक है। और एक और करंट की बात मैं आपको बताऊं कि सहकारी जो बैंक थे, मैं उनके बारे में बताऊंगा। वो ऐसे बैंक हैं, सहकारी बैंक, सहकारी बैंक का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, पहली बात तो ये, नहीं तो उसको कॉमर्शियल बैंक्स में रखते हैं, ठीक है। तो सहकारी बैंक ऐसे बैंक हैं थे जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम ना करके, ठीक है,
इसको रोकते हैं, अभी सहकारी बैंक के बारे में भी मैं बताऊंगा आपको। पहले हम आरआरबी के बारे में जान लेते हैं। आरआरबी क्या होगा? रीजनल रूरल बैंक। हिंदी इसकी क्या होगी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अभी जो मैं बताया आपको, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, आरआरबी के बारे में। क्या होता है आरआरबी और कैसे ये वर्कआउट करता है, ठीक है? देखो भाई, एक बात तो क्लियर है, अभी थोड़ी देर पहले की जानकारी के आधार पे आप ये कह सकते हो कि आरआरबी एक कॉमर्शियल बैंक नहीं है, ठीक है? क्या आरआरबी एक कॉमर्शियल बैंक नहीं है, ठीक है? तो क्या होता है? तो सवाल है दो तीन। क्या तीन सवाल है? क्या होता है आरआरबी? कब शुरू किया गया आरआरबी? क्यों शुरू किया गया आरआरबी? और कैसे काम करता है आरआरबी? अगर ये चीज जान लें तो आप समझ लेंगे कि हाँ, अगर ये चीज आप जान लें तो यू विल कम टू नो दैट कि क्या होता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। पहली बात तो ये समझ लो कि आरआरबी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कोई कॉमर्शियल बैंक नहीं है। तो शुरू क्यों किया गया? तो क्या है ये? ऐसे कह सकते हो ये एक डेवलपमेंट बैंक है, कह सकते हैं इसको, या सहायता करने वाला बैंक है ये। कब बना? पहली चीज तो व्हेन 2 अक्टूबर 1975 को, 2 अक्टूबर 1975 को भारत में 5 जगहों पर क्या आरआरबी बनाया गया। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके टेस्ट में आया था। वो कौन कौन सी जगह थी वो देखिए। भिवानी, कहाँ है ये? हरियाणा। दूसरा जयपुर, ये कहाँ है? राजस्थान। तीसरा मुरादाबाद, ये कहाँ है? यूपी। जब आप डिप्टी एसपी बनेंगे तो आपकी ट्रेनिंग यहीं होगी, मुरादाबाद। चौथा गोरखपुर, ये कहाँ है? यूपी में। वर्तमान मुख्यमंत्री जी कहाँ के हैं? गोरखपुर से ही आते हैं। और पांचवा क्या है? मालदा। मालदा टाउन अगर आपने सुना हो, ये कहाँ होगा? वेस्ट बंगाल। 2 अक्टूबर 1975 को क्या 5 शहरों में भारत के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। हमें वैन का जवाब मिल गया। अब जवाब खोजते हैं वाई, क्यों की गई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहां मेंस का पॉइंट खुलने लगेगा कि वाई आरआरबीज आर इंपॉर्टेंट फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो क्यों की गई, इसके कई जवाब हैं, इसको खोजते हैं। पहला, यानी हम कह रहे हैं वाई आर आर बी, ठीक है। पहला, टू प्रोवाइड बैंकिंग
services to the doorstep of the farmer. ठीक है, टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज टू द डोर स्टेप ऑफ द फार्मर, यानी किसानों के घरों के दरवाजों तक, गांवों तक बैंकिंग सुविधाओं को पहुंचाना। अगला, फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी वित्तीय समावेशन के लिए, टू जनरेट रूरल सेविंग्स, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में बचत को प्रोत्साहित, हाँ प्रोत्साहित, हाँ ओके, ठीक है। कौन जो तो उसमें लगता है तुम्हारे में? अच्छा, ठीक ठीक, रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है, अब देखिए YRRB, इसको समझिए थोड़ा सा। RRB क्यों? दो बातें। क्या कहता है कि टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज टू द डोर स्टेप टू द फार्मर, और एक शब्द है फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन। अगर आपको इंक्लूसिव ग्रोथ पता होगा तो वित्तीय समावेशन जरूर पता होगा। वित्तीय समावेशन का सीधा सा मतलब है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, कि देश में घर घर तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाना, यानी ऐसे लोग इंक्लूड करना, इंक्लूजन करना जो बैंकिंग सर्विसेज नहीं प्राप्त कर पाए हैं, उनको भी बैंकिंग सेवाएं देना। तो बैंकिंग सेवाएं कैसी दे पाएंगे? अगर ब्रांचेज गांव तक खुलेंगे। दिक्कत क्या हुई समझिए। दिक्कत ये हुई कि नेशनलाइजेशन करने के बावजूद भी बहुत छोटे टाउन्स तक बैंक पहुंच नहीं पाए। क्लियर? और बैंक गांव में जाने से बचते थे। क्यों बचते थे? क्योंकि गांव में क्या एनपीए बनने के चांसेस होते थे। और एनपीए से याद आया, मैंने आपसे कहा था कि मैं चाणक्य की थ्योरी बताऊंगा एनपीए के कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, चाणक्य कहता था कि कभी भी राज्य को या सरकार को कर्ज किसानों और गरीबों को नहीं देना चाहिए। कर्ज कभी भी देना चाहिए अमीरों को या उद्योगपतियों को। क्यों? क्योंकि वो पैसे को निवेश करके पैसा बना के पैसा लौटा देते हैं, जबकि जो किसान होता है, गरीब होता है, वो लोन लेने के बाद अपने जीवन जीने के लिए जरूरत की चीजों पे खर्च कर देता है और फिर उसे लौटा पाने में वो असमर्थ हो जाता है। ये सोच रहती थी, और संभवतः इसी सोच के साथ बैंक भी गांव तक आना नहीं चाहते थे। लेकिन भारत गांव में ही बसता है, इसलिए गांव के क्षेत्रों में लोगों तो देने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। जैसे मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि क्यों लाया गया? क्योंकि सरकार चाहती है कि किसानों को इंस्टीट्यूशनल लोन मिले, यानी किसान बैंक से लोन ले। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ग्रामीण स्तर पर जब लोन लेना होता है किसानों को, ठीक है, तो वो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे होता था। अब होता क्या था कि आरआरबी बनने से पहले मान लो कोई किसान सीतापुर का रहने वाला है, और उस समय क्या है, बैंक, अगर वो बैंक से लोन लेना चाहता है और बैंक है केवल लखनऊ में। अब जब बैंक लखनऊ में है
तो वो कम से कम 80 किलोमीटर दूर वो मन बनाता है कि चलो हम चलते हैं और मुझे लोन लेना है और मुझे कृषि कार्य के लिए लोन लेना है। तो वो 80 किलोमीटर चल के आता है, बैंक में आता है, और बैंक में कर्मचारी उससे अच्छे से व्यवहार नहीं करते उसके साथ, क्योंकि बैंक का माइंडसेट ये है कि ये गरीब है, किसान है, एनपीए बनाएगा। इसलिए वो बहुत सब कागज वगज इकट्ठा करके लेके जाता है। बैंक मैनेजर देखता है और उसे कहता है जाओ कल या परसों ये कागज फिर लेके आना, ये कागज नहीं है। वो बहुत जानकार और पढ़ा लिखा है नहीं, वो लौट जाता है। पूरा दिन गया, 80 किलोमीटर आने में 4 घंटे, फिर लौट के जाने में 4 घंटे, उसका जो किराया लगा अलग बात। आके यहाँ से लखनऊ से वो घूम के चला गया। 3 दिन के बाद वो फिर अपने कागज को मेंटेन करता है, फिर आता है, वो फिर चल के आता है, और फिर उसके बाद से वो क्या करता है, आता है तो देखता है कि बैंक मैनेजर साहब छुट्टी पे हैं, उसे कहते हैं 2 दिन बाद फिर आओ, फिर वो लौट के जाता है। तो अगली बार उसकी आने की इच्छा नहीं होती है। वो ये सोचता है अगर मेरे गांव के बगल में कोई बैंक होता तो मैं वहां से जाकर के लोन ले लेता, अब मैं इतनी दूर तो नहीं जाऊंगा, इससे अच्छा ये है कि अपने ही गांव में जो ठाकुर है, महाजन है या सूदखोर है, उसी से उधार ले लेता हूं, क्योंकि इस समय मैं जितनी बार चक्कर लगाऊंगा इतना दूर, उतने टाइम मैं अपने खेत में रह के कृषि कार्य कर सकूंगा। मुझे लगता है अब समझ में आ गया होगा आपको कि क्यों आरआरबी की जरूरत पड़ी। आरआरबी का क्या मतलब है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण स्तर पर उनके गांव के पास में जाकर क्या करना, उन्हें बैंकिंग सुविधाएं प्रोवाइड करना। उद्देश्य क्या था? इससे क्या होगा कि ग्रामीण लोग जो अपनी छोटी छोटी बचत है वो वहां जमा करेंगे, उस बैंक से उधार लेके जाएंगे, और इससे क्या होगा, वित्तीय समावेशन होगा, यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। लोगों के अपने खाते खुलेंगे जिससे सारी चीजें हो पाएंगी। क्लियर? तो फाइनेंशियल इंक्लूजन मुझे ख्याल से समझ में आया होगा, बहुत आसान है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब सबका खाता खोलना। अगर ये वर्ड टफ लगे आपको, वित्तीय समावेशन, इसका एक मतलब समझ लो, सबका खाता खोलना, कोई ऐसा रह ना जाए जिसका खाता ना खुले। और फाइनेंशियल इंक्लूजन का सबसे फ्लैगशिप योजना क्या है? प्रधानमंत्री जनधन योजना, सबका खाता खुल गया। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन समझ। आरआरबी क्यों ये समझ में आया, यानी उस क्षेत्र तक। लेकिन क्या है, बैंक ने कहा कि देखो भाई आरआरबी हम तो बना रहे हैं, तो उद्देश्य क्या है आरआरबी का, ये क्लियर हो आपको? आरआरबी का उद्देश्य क्या है? गरीबों को, किसानों, कुटीर उद्योग करने वाले लोगों को क्या, फाइनेंशियल सपोर्ट करना। क्लियर हुआ? सपोर्ट करना। अब आरआरबी जब बनता है तो इसमें 3 पार्टनर्स होते हैं। आरआरबी 3 स्टेक होल्डर, 50% केंद्र सरकार, 15% राज्य सरकार, और 35% प्रायोजित बैंक, यानी स्पॉन्सर बैंक। स्पॉन्सर बैंक का मतलब क्या होगा? आपने जरूर अपने क्षेत्र में देखा होगा, इलाहाबाद ग्रामीण बैंक, ठीक है, पूर्वांचल ग्रामीण बैंक। यानी बैंक ने कहा कि ठीक है, आरआरबी ने कहा, सॉरी आरबीआई ने कहा कि अगर अपने ब्रांचेस रूरल एरियाज में आप नहीं खोल पा रहे हो तो कोई बात नहीं, हम खोल रहे हैं, लेकिन तुम्हें क्या करना होगा, उसकी स्पॉन्सरशिप लेनी होगी, और 50% उसका जो पूंजी है केंद्र सरकार लगाता है, 15% राज्य सरकार लगाता है, और 35% कौन लगाता है? स्पॉन्सर्ड बैंक लगाता है। ये है आरआरबी। और सिक्किम और गोवा को छोड़कर, सिक्किम और गोवा को छोड़कर सभी राज्यों में क्या आरआरबीज हैं?
सभी राज्यों में क्या आरआरबीज काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये रहा आरआरबी के बारे में। क्लियर। अब चलिए एक समझते हैं कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक। कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक। ठीक है, ये भी क्या है, ये कॉमर्शियल बैंक्स नहीं है, यानी वाणिज्यिक बैंक नहीं। तो इनका उद्देश्य क्या है, सपोर्ट करना, सपोर्ट करना। इनके 3 लेयर हैं, 3 स्टेजेस, 3 स्तर है। कौन कौन का? ठीक है, राज्य सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक। दूसरा, केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक। और तीसरा, प्राथमिक ऋण समितियां, प्राथमिक ऋण समितियां। राज्य सहकारी बैंक राज्य की राजधानी में होता है, यानी राज्य के स्तर पर। इसको इंग्लिश में कहेंगे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। इसको कहेंगे सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, और इसको कहेंगे प्राइमरी सोसाइटीज, डेप्ट सोसाइटीज। ठीक है, यानी राज्य की राजधानी में, यानी राज्य के स्तर पर कार्य करता है। दूसरा, केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक, सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, ये जिले स्तर पर होता है, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल। केंद्रीय लिखा है, इसका मतलब क्या, सेंटर नहीं समझ लेना है। और प्राथमिक ऋण समितियां, ये रूरल लेवल या ग्रामीण स्तर पर क्या करती हैं। और ये समितियों का काम क्या है, काम क्या है, किसानों को क्या, खाद के लिए, बीज के लिए, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री के लिए क्या करना, लोन देना। क्या करना, लोन देना, यानी सपोर्ट करना एक तरीके से, फाइनेंशियल, ये इस तरह की चीजें ये करती है। कौन? और अभी तक क्या था, कोऑपरेटिव बैंक्स आरबीआई के कंट्रोल में नहीं था, आरबीआई ने उसे अपने नियंत्रण से बाहर रखा था। लेकिन आपने पीएमसी, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का घटना सुना होगा। क्या हुआ था इसमें कि इस कोऑपरेटिव बैंक ने क्या किया था, अपने जो रिस्क रखने वाली क्षमता यानी सीएआर से भी अधिक एनपीए कर दिया, उधार दे दिया था, जिससे आरबीआई ने क्या किया, रोक लगा दिया था 1 दिन के एंट्री पे, और ये बहुत ही मामला तूल पकड़ा था। उसके बाद से
आरबीआई ने डिसीजन लिया कि अब क्या कोऑपरेटिव बैंक्स भी मेरे अंडर में होंगे या आरबीआई के अंडर में काम करेंगे, उनकी देखरेख में काम करेंगे। क्लियर हो गया? कोऑपरेटिव बैंक समझ में आया, कैसे वर्कआउट करता है, ये चीज़ें समझ में आई आपको? ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा इसकी सिडबी की बात कर लेते हैं। सिडबी, SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SIDBI, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या है सिडबी? सिडबी का मतलब है भारतीय, हिंदी लिख लीजिए इसके, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, सिडबी। भाई देखो ये बना कब? 1990 बना, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बहुत बार पूछा है, लखनऊ। इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? क्या स्मॉल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट और प्रमोशन के लिए क्या करना? फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कराना, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है, टू दिस और एक और बात कहनी थी, इस पे रुकते हैं थोड़ा सा आज। और आपसे एक और बात कहनी थी, वो ये कि मेंस के क्वेश्चंस आपको ग्रुप पे अब मिलते रहेंगे, और जो मेल आईडी दी गई है आप उस पर भेजते रहिए, ठीक है। अब आपको प्रॉपर रिस्पांस भी उसका मिलेगा, और उसका जो मॉडल आंसर है वो आपके ग्रुप पे मिल जाया करेगा। उससे आप अपने क्वेश्चंस को सेल्फ एवेल्युएट कर सकते हैं। और रही बात टेस्ट की, एक्चुअली सैटरडे संडे लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, इसलिए डिस्कशन आपसे नहीं हो पा रहा है फेस टू फेस, ठीक है। तो इसके लिए क्या हल निकाला गया? जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां आपको डाउट होंगे, या आपने केवल आंसर्स देख लिए, आपके मन में ढेर सारे सवाल होंगे कि इसका सी क्यों हुआ, इसका बी क्यों हुआ। तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि अब क्या है कि क्लास, जब अगली जो भी क्लास आपकी आएगी उसमें जो टेस्ट दिया गया है, जैसे मान लीजिए कल की क्लास जो होगी और इसके नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी, उसमें पहले 10-15 मिनट में जो टेस्ट 5 मैंने दिया था, 5 से शुरू करूंगा, क्योंकि आपने अभी लेटेस्ट वही दिया हुआ है, ठीक है। तो टेस्ट 5 के क्वेश्चंस अपने PDF अपने पास रखिएगा, जब वीडियो देखिएगा मैं उसके एक्सप्लेनेशंस कर दिया करूंगा स्टार्टिंग के 10 से 15-20 मिनट जो भी होगा। इससे क्या होगा कि आपको रेलिवेंस पता चलेगा उसका कि आप कहाँ गलत कर रहे हो, या उससे एक प्रॉपर फीडबैक आपको उससे मिल पाएगा। तो मैंने ये सोचा है, तो आगे की क्लासेस में जैसे टेस्ट 5 कर दिया, टेस्ट 4 का कर दिया, ठीक है। और मेंस के क्वेश्चंस भी आपको लगातार मिलते रहेंगे, और आप सक्रियता के साथ लगे रहिए, सफलता तो आपको मिल के ही रहेगी, ठीक है। थैंक यू।